पहले आपको मैं ये बताऊं किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये बात मैं पहले भी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं, आज फिर से डिस्कस करते हैं। किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले फाइंड मीन पोजीशन, है ना। मीन यानी कि सबसे मतलबी पोजीशन, सबसे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, मतलब ही नहीं, मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, उस पोजीशन को फाइंड करिए। सेकंड स्टेप डिस्प्लेस द बॉडी या ऑब्जेक्ट या पेंडुलम जो भी हो, ऑब्जेक्ट स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा फ्रॉम मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें एंड फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब डेफिनेटली नेट फोर्स जीरो नहीं होगी भाई, जीरो कहां पे थी? इक्विलिब्रियम में थी, मीन पोजीशन पे थी। ये मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन में बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया तो अब उस पे फोर्स लगेगी। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी वापस वही आना चाहेगी। मान लो इक्विलिब्रियम में वहां से खींच के छोड़ा तो वापस वही आएगी। नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, और कोशिश करो कि उस नेट फोर्स को आप एक्सप्रेस कर सको एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में, वेयर डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली। कितना डिस्प्लेस करोगे? एक्स। डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली, कितना डिस्प्लेस करोगे? एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। उसके बाद नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट निकालो और कोशिश करो कि वो नेट फोर्स माइनस के एक्स के फॉर्म में आ जाए, वेयर के इज सम कांस्टेंट फॉर एसएचएम, एफ इज द नेट फोर्स डिस्प्लेस करने के बाद एक्स डिस्प्लेसमेंट है। ये बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेस किया है फोर्स उसके अपोजिट। इसके बाद टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और आपको याद होगा ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट के बाई एम, तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, नीचे रखोगे अंडर रूट के बाई एम, तो ऊपर आके अंडर रूट एम बाई के। तो ये प्रोसेस आपको यूज करना है। बॉडी को मीन पोजीशन पे लाओ, फिर वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फिर उस पे नेट फोर्स प्रूफ करो, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसके बाद अगर F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम बटे के, 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। शायद ये बात आपको पता थी, शायद आपको ये बात नहीं पता थी। अंडर बोथ कंडीशंस आपको ये बात अब पता है। वाह सर वाह, क्या बात है। अच्छा, तो इसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, कि कैसे वो फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हमारी जिंदगी में, क्लास 9th में आ गया था। तो अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम लटकाया, इसमें बॉब भी बनाया, ये पेंडुलम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, से कुछ यहां मान लो मैंने इसको छोड़ दिया लाके। क्या ये बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब, ये बॉब यहां पे रुकेगा? बिल्कुल नहीं। आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, ग्रेविटी की फोर्स इसको नीचे खींचेगी तो ये वापस इधर आएगा, फिर यहां पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? कुछ स्पीड पकड़ ली इसने, उस स्पीड की वजह से थोड़ा आगे चला जाएगा। होता है कि नहीं, हम लोग दौड़ के आते हैं, तेजी से ब्रेक मारते हैं, रुक नहीं पाते ना, बचपन कहते थे ब्रेक मार रख चलेगा तो वैसे थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर यहां जाके फिर इसकी स्पीड 0, फिर यहां से नीचे गिरेगा, फिर ऐसे जिंग जिंग जिंग, जुम्बारे जुम जुम्बारे जुम, जुम्बारे जुम जुम्बारे जुम, ऐसे मोशन करता रहेगा, टक 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 टक। इसको हम बोलते हैं कि इसका ऑसिलेशन हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, यदि ये एंगल बहुत बड़ा है तब इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते। SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब ही है कि टू एंड फ्रो मोशन हो, जुम 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 जुम,
स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, सिंपल का मतलब है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, जुम 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 जुम, टू एंड फ्रो, और ये तो आपका सर्कुलर जैसा मोशन हो रहा है। तो यदि ये एंगल बहुत बड़ा हुआ, इफ दिस थीटा इज वेरी लार्ज, if this theta is very large, then this path will be circular type, path will be circular type, सर्कुलर जैसी पाथ दिखने लगेगी, तब इसको हम यस एच एम में काउंट नहीं करेंगे। बट इफ थीटा इज स्मॉल, अगर आपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया है तो जिंदा हो तुम। लैब में एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, आपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाला है कि नहीं, आपने शायद जी की वैल्यू निकाले बोलते हैं, तो आपने स्मॉल जी की वैल्यू लैब में जाके निकाली है कि नहीं? अगर नहीं निकाली है तो आपका स्कूल पक्का किसी ग्रामीण इलाके में लोकेटेड है, या आपके स्कूल का फिजिक्स का टीचर बहुत ही बढ़िया इंसान है जो आपसे एक्सपेरिमेंट ही नहीं करा रहा। तो जी की हमको वैल्यू निकालनी स्कूल में कराई जाती है। उस एक्सपेरिमेंट में हमसे कहा जाता है कि इस पेंडुलम को आप ज्यादा डिस्प्लेस ना करें। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको उठा के ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, खटक खटक में झूला झूला देगा, बॉल को झूला झूला के इधर उधर दीवार में लड़ा देगा। तो वो नहीं करना होता है, वो करने से ये एसएचएम नहीं रहता और उसका टाइम पीरियड 2π√L/g नहीं होता, वो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड आने लगता है। ओ सर मैंने सोचा ही नहीं था। स्कूल में जाते हैं, बॉब को पकड़ कर ऐसे करके खिलौने की तरह खेलना चालू कर दिए। अरे भैया वो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड आएगा, ऑसिलेशन का नहीं आएगा फिर। इसीलिए टीचर आपको बोलता है कि बच्चों थीटा को बहुत छोटा रखो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो, है ना। तुम सोचते हो उसको परवाह है कि तुम तोड़ ना दो। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, तब ये पाथ नियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और तब इसको हम एसएचएम में काउंट करेंगे। जरा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, ये थीटा बहुत छोटा हो, तब देखो ये पाथ करीब करीब कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन दिस पाथ इज स्ट्रेट लाइन, तब टू एंड फ्रो मोशन होगा, तब उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। तो हम आज के डिस्कशन में ये बात अज्यूम करेंगे, कि पृथ्वी गोल है और यहाँ पे थीटा बहुत ही छोटा है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। थीटा को लार्ज नहीं करिएगा, वरना ये सर्कुलर मोशन के टाइप का मोशन हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पेंडुलम चाहिए, हमको ऑसिलेशन चाहिए। तो हम बात करेंगे इफ थीटा इज स्मॉल। चलो पहले ये बॉब को मैंने उठाया ऐसे। इफ थीटा इज स्मॉल, मैंने बहुत थोड़ा सा उठाया, बहुत थोड़ा सा। इफ थीटा दिखाई भी पड़ रहा है कि नहीं? इफ थीटा इज स्मॉल देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, और अब ये एसएचएम कहलाने के योग्य हो गया। अब इसका टाइम पीरियड हमसे निकालने को बोला। मान लेते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है, मान क्या लेते हैं, यही इसकी मीन पोजीशन है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये देखो ऐसे खड़ा है, यही तो मीन पोजीशन है। इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, नीचे लग रही mg, ऊपर लग रही t, t इज इक्वल्स टू mg। समझ में आया? ये पेंडुलम ऐसे लटक रहा, नीचे लग रही mg, ऊपर लग रही t, t इज इक्वल्स टू mg। तो ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप 2 क्या था? इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस। तो मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लो x डिस्प्लेस कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, और प्रूफ करना है कि वो नेट फोर्स -kx के बराबर है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं। इस पेंडुलम की लेंथ l मान लो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, मतलब दिखाने के लिए, शोबाजी के लिए, है ना, जूम करके जूम करके मैंने इसी डायग्राम को बनाया थोड़ा सा ऐसे, ये चीजें वहां पे मैंने जूम की। ये एंगल थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट x, ये लेंथ l। ध्यान देखो, मैं ये कह रहा हूं कि थीटा बहुत स्मॉल है तो ये करीब करीब सीधी लाइन बन जाएगी। थीटा बहुत स्मॉल है तो ये करीब करीब सीधी लाइन बन जाएगी। अब मैंने कहा इस जगह पर डिस्प्लेस करने के बाद आपको नेट फोर्स निकालनी है, तो इस पे लगने वाली फोर्सेस देखो, नीचे की तरफ लगेगी mg और इस तरफ लगेगी टेंशन T। दो फोर्सेस लगेंगी इस बॉब में, नीचे की तरफ mg और इस तरफ टेंशन T। क्लियर है? अच्छा,
मैं mg के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये लाइन मैंने से खींच दी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो जरूर जरूर थीटा। mg का इधर कंपोनेंट बोलेंगे सब लोग साथ में mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा mg sin थीटा। बोलो सही है। हम यहां से देख के समझ रहे हैं t किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा, तो टेंशन t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, और यहां से mg को मैं हटा दूं क्योंकि mg के तो कंपोनेंट कर लिए ना। मैंने कहा mg स्ट्रेट नीचे लग रहा, इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल भी थीटा, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। mg cos थीटा को टेंशन ने कैंसिल कर दिया, बची एक फोर्स mg sin थीटा जो कि लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यही एसएचएम कराएगी, यही तो है तुम्हारी फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां से एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कितनी mg sin थीटा, दिखाई पड़ रहा है वहां पे mg sin थीटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्लियर है, कोई डाउट है? मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि आपको दिखाई पड़े। वैसे मैं बोल रहा हूं एंगल बहुत छोटा है तो x करीब करीब स्ट्रेट होगा, ये इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ाया, ये थीटा हो गया, ये mg नीचे लग रहा था mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर टेंशन t ने mg cos थीटा को मार दिया, और mg sin थीटा की वजह से ये बॉब वापस मीन पोजीशन पे आएगा। यानी mg sin थीटा वही फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो वापस लेके आती है। अब अभी और प्रूफ करेंगे mg sin थीटा। अच्छा जरा ध्यान से देखें इस डायग्राम को, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से अगर ये करीब करीब स्ट्रेट लाइन है, अब सुनना सुनना सुनना, और ये एंगल बहुत छोटा है, और ये एंगल बहुत छोटा है, तो अगर इसको मैं इमेजिन करूं तो कहीं 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 ये सर्कुलर की एक छोटी सी आर्क की तरह दिख रहा है। क्या क्या इमेजिनेशन है सर, वाओ वाओ वाओ, ओह वाओ व्हाट एन इमेजिनेशन। हम ऐसे सोच सकते हैं ये सर्कुलर की छोटी सी आर्क है, सर्कुलर की छोटी सी आर्क है, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है x, ये कितना है l, बोल सकते हैं। यहां से आप क्या बोल सकते हो, दैट दिस थीटा इज इक्वल टू x बाई l। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, एक करीब करीब दिख रहा है ना सर्कुलर की आर्क जैसा, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू x बाई l। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई एल। अरे ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, समझ रहे हो, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो ये करीब करीब एल एल हो जाएंगे दोनों, करीब करीब। अब आपको पता है अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा विच विल बी नाउ इक्वल टू एक्स बाई एल। मतलब ये जो फोर्स आ रही है mg साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं mg x बटे l। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? मैंने बोला कि यहां से पेंडुलम लिया, ये इसकी मीन पोजीशन, फिर यहां से थोड़ा सा x डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस करने के बाद ये डायग्राम को मैंने बड़ा बड़ा करके दिखाया। मैंने कहा ये नीचे फोर्स mg लग रही है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, टेंशन t ने mg cos थीटा को मार दिया, mg sin थीटा वापस मीन पोजीशन की तरफ ला रही है, mg sin थीटा मीन पोजीशन की तरफ। इसको हमें प्रूफ करना है, मैथ्स के थ्योरम लगा के प्रूफ करना है, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की तरह। तो हमने mg sin थीटा के लिए हमने क्या सोचा, हमने कहा इसको हम सोच सकते हैं कि ये सर्कल में एक आर्क जैसा है, ये x है, ये l है, ये l है, ये थीटा है, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू x बटे l। फिर हमने कहा अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर और थीटा x बाई l, तो mg sin थीटा बन गया mg x बाई l। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब सुनो, x अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो इधर गए हैं हम, और फोर्स देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हम ये लिख सकते हैं जो फोर्स हमें मिल रही है वो मिल रही है माइनस mg x बाई l। ये सिर्फ सोच के बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि x आप यहां से इस तरफ गए हो, x वेक्टर, और फोर्स का वेक्टर देखो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो f इज इक्वल्स टू माइनस mg x बाई l। क्या ये फोर्स f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। इस फोर्स की जगह पुट कर दो माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस mg x बटे l। माइनस ने माइनस को मारा, x ने x को मारा, आपको k की वैल्यू मिल गई। टाइम पीरियड का सीधा साधा फॉर्मूला, टाइम पीरियड का सीधा साधा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यही बताया था मैंने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k, तो यहां से 2 पाई अंडर रूट m, और k की वैल्यू देखो कितनी आ रही, mg बाई l, mg बाई l, m मर गया, 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट l बाई g प्रूव हो गया। बोलिए कोई डाउट? कोई डाउट? मैंने फोर्स को लिखा माइनस mg x बाई l, क्यों लिखा? क्योंकि x इधर था, फोर्स इधर थी, तो अपोजिट थी, तो मैंने लिख लिया माइनस। फिर f की जगह माइनस के एक्स लिखा, x से x मारा, माइनस से माइनस, k की वैल्यू मिल गई। टाइम पीरियड ऑफ NaSHM 2 पाई अंडर रूट m बाई k,
2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह मैंने पुट किया एम जी बाई एल, एम एम बड़ा अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इससे यह समझ में आता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। पेंडुलम का टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। डेरिवेशन क्लियर है? 100% क्लियर है। मैंने कहा एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, एंगल बहुत छोटा होगा तभी तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। when theta is very small then only you can say sin theta tends to theta is equals to x by l। यहां से क्लियर है? mg sin थीटा की जगह मैंने यूज किया mg थीटा और थीटा की वैल्यू x by l। फिर मैंने फोर्स को माइनस क्यों लिखा? क्योंकि x इधर था और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? यहां से ये बात समझ में आती है टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। मिटा दें। तो ये बहुत ही आसान सी डेरिवेशन थी जो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा, ये तो हलवा चीज थी, यहां सवाल थोड़ी ना आएगा। अब सुनो, अबे इसमें एक बहुत ही घटिया सवाल होता है, किताबों में दिया रहता है कि हम झूला झूले, है ना, हम झूला झूल रहे हैं, ये वाला स्विंग वाला झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे एक बच्ची बैठी है, झूला झूल रही है, और यहाँ पे एक वही बच्ची है, ठीक है, वही बच्ची है, ठीक है, वही बच्ची यहाँ पे झूला फिर से झूल रही है, ऐसे, है ना, खड़ी हो गई। पिछली बार वो बैठी हुई थी, इस बार ये खड़ी हो गई, है ना, झूले के ऊपर। पता नहीं क्या उसको चढ़ा, मतलब ऐसे ऐसे बैठ के झूले, जब हम खड़े हो गए झूले, कई लोग होते हैं ना खड़े होते धड़ाम से गिर जाते हैं। एनीवेज, तो हमसे पूछा कि किस बार उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। कोई इंसान झूल रहा था झूला बैठ के, पल्ला झूले बच्चा ही ले, बच्चे के संग पल्ला झूले, ऐसे कर रहा था। अचानक से वो बच्चा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो क्या होगा, है ना, खड़ा होने के बाद क्या होगा, वो बच्चा खड़ा हो गया तो झूला तेज हो जाएगा कि धीमे हो जाएगा, सवाल ये है। तो पता नहीं कुछ होगा अभी कि नहीं होगा, है ना। तो जरा टाइम पीरियड की इक्वेशन देखो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे l जो होता है, ये l होता है इफेक्टिव लेंथ कि बॉब और सस्पेंशन पॉइंट, बॉब और सस्पेंशन पॉइंट में कितना डिस्टेंस है। जैसे यहाँ बॉब कहाँ है, यहाँ बॉब होगा आपका सेंटर ऑफ मास, है ना, बच्चे का सेंटर ऑफ मास बॉब बन जाएगा। ये बच्चा प्यार से बैठा है, इसको बैठाओ झूले पहले, हाँ ये है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बच्चे का जो सेंटर ऑफ मास है यही तो बॉब होगा। यहां से लेके हैंगिंग पॉइंट की लेंथ, ये है अपनी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ लेते हैं। यहां पे आपका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो इस बार ये हो जाएगी लेंथ। मतलब खड़े होने के बाद क्या हुआ, जो आपकी लेंथ है, जिसको इफेक्टिव लेंथ भी बोला जाता है कई बार, जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है वो डिक्रीज कर गई, है ना। जब आप बैठे थे तो सेंटर ऑफ मास नीचे था, खड़े हुए सेंटर ऑफ मास ऊपर चला आया, तो इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट कम हो गई। टाइम पीरियड दिख रहा है इफेक्टिव लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे ही आप इफेक्टिव लेंथ को कम करोगे खड़े होकर, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो गया मतलब छोटा हो गया, मतलब जल्दी जल्दी मोशन हो रहा है। टाइम पीरियड कम होने का मतलब छोटा हो गया। पहले मान लो 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था, अब 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हो, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बटे टी। तो यदि टी घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। अब ओमेगा समझ रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, मतलब तेजी से होने लगेंगे ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्लियर है? तो जब बच्चा वो जो रहता है, जो खड़ा हो जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वापस बैठ जाएगा तो स्मूथली ट्रेवल करेगा, खड़ा होगा तो जुम 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 करने लगेगा। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात थी, फालतू सा एग्जांपल था। आगे बढ़े। अच्छा, यहां से कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी हो सकता है स्कूल के एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले। बता लो कि बच्चा खड़ा होगा तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, जिससे इफेक्टिव लेंथ कम होगी, जिससे टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम हुआ मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेशन हो रहा, या ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूं क्या? चलो आप स्लो कर लेना, हमेशा मेरा वीडियो फास्ट में देखते हो, स्लो में देख लेना। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक लिफ्ट है। यहां सवाल आया, आईटी 2005 में आया है, कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना। ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर हम तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा है लिफ्ट में, लाइट चली जाए, फंस जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है लिफ्ट के अंदर। कभी असली में आप फंसोगे ना तो डर के हमारे जान निकल जाता है। कभी बीच में लिफ्ट बंद हो जाए ना और 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो जान निकल जाता है, सब फिल्म में अच्छा लगता है देखने में। एनीवेज, इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है। ओए होए होए सर, हम तो लिफ्ट में क्या सोच रहे थे, आपको पेंडुलम मिला? यही करो आप हम लोग के साथ। इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अब हमसे पूछा कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा या कुछ और होगा।
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा या कुछ और होगा। तो इस तरह के सवाल इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। आप ध्यान से सुने, इस पेंडुलम को मेरे साथ देखें, यहां पर ये रहा पेंडुलम। आप एक बात बताएं, इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हो जाएंगी? इस बार इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg और साथ में लगेगी एक सीडो फोर्स। भाई साहब ये कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन से जा रहा, यानी इस पे लगानी पड़ेगी एक सीडो फोर्स। नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी ma। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करें? ये तो हो गई इसकी मीन पोजीशन, है ना। ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगा, ma और mg के इक्वल हो जाएगा। ऊपर टेंशन T, नीचे mg और ma क्यों लगा है समझ में आ रहा है? सीडो फोर्स। कैसे फ्रेम में है ये? नॉन इनर्शियल, पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाई ma। अच्छा है ना, इसका मास m माना है ना। कई लोग सोच रहे हैं ma क्यों लिखा है। अच्छा, अब हमें टाइम पीरियड चाहिए तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया फ्रॉम मीन पोजीशन, मान लो यहां लेके आ जाए। दिखाने की बात है, एंगल बहुत छोटा है, सब शोबाजी, एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब माइंड में रखो प्लीज प्लीज। यहां पहुंच गए हम। यहां पहुंचने के बाद नेट फोर्सेस पे कितनी लगेगी? नीचे की तरफ mg प्लस a बोल सकते हैं। mg भी नीचे, ma भी नीचे। फिर हम यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे ये एंगल थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा mg प्लस a cos थीटा, इसको मिटा दो। अच्छा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg प्लस a sin थीटा। यहां एक फोर्स होगी टेंशन की, टेंशन इसको काट देगी, इस वाली फोर्स को। नेट फोर्स कितनी बचेगी? mg प्लस a sin थीटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन थी, इसे डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अरे यार बड़ा सिंपल था, पहले नीचे फोर्स mg थी तो mg की वजह से वो वापस आ रहा था। जब डिस्प्लेस किया तो mg की वजह से वापस आ रहा था, है ना। mg के कंपोनेंट से, mg sin थीटा वाले कंपोनेंट से। अब की बार नीचे की तरफ mg भी है और सूडो फोर्स ma भी है, तो दोनों के साइन थीटा की वजह से वापस आ रहा। बड़ा आसान था। मतलब जो ये नेट फोर्स वापस बुला रही है वो है mg प्लस a साइन थीटा। अब वही बोलूंगा, थीटा बहुत छोटा है, ये कितना आगे गए? x, लेंथ कितनी है? l, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। और इसको आप सर्कुलर आर्क मान के थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे? x बाई एल। इसको सर्कुलर आर्क मान लोगे तो थीटा इज x बाई एल, और थीटा बहुत छोटा है साइन थीटा के बराबर, तो साइन थीटा की जगह x बाई एल। यहां पे लगा दो माइनस, क्योंकि x उधर गए और फोर्स इधर आई। बस एफ नेट की जगह आप क्या रख दोगे? माइनस kx इज इक्वल्स टू माइनस mg प्लस a इंटू एक्स बटे एल। माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, यहां से k की वैल्यू आपको मिल गई mg प्लस a बटे एल। तो mg की जगह mg प्लस a है। टाइम पीरियड निकाल लोगे? कैन यू फाइंड द टाइम पीरियड? कैन यू फाइंड? वेयर शुड आई फाइंड? कोई जगह ही नहीं बची, ये रहेगी। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m, और k की वैल्यू यहां से देखेंगे mg प्लस a इंटू एल। m से मर गया, 2 पाई अंडर रूट l बाई g प्लस a, ये आ रहा। यानी टाइम पीरियड कम हो गया कि बढ़ गया? यानी टाइम पीरियड देखो, ये बढ़ा है, ये घटेगा, घट गया, टाइम पीरियड घट गया, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन हो रहे हैं। सोचने वाली बात भी है, क्यों जल्दी जल्दी हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू इफेक्टिवली बढ़ गई है। पहले सिर्फ g की वजह से नीचे आ रहा था या वापस आ रहा था, अब g प्लस a की वजह से वापस आ रहा है, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g। यहां पे g रहता है ना पेंडुलम के फॉर्मूले में, g प्लस a आया। बहुत आसान था, पहले mg नीचे लग रहा था, अब mg प्लस ma नीचे लग रहा है। ओए होए होए होए, पहले नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन थी g, अब g भी है a भी है, तो g प्लस a आया। क्या मतलब? ये सब करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये सब करने का जरूरत नहीं है। आप बस एक कंसेप्ट पकड़ लो। अब हर बार ये सब थोड़ी ना करेंगे। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव होगा नेट ग्रेविटी का वैल्यू, नेट ग्रेविटी का वैल्यू इन दैट क्वेश्चन। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कैसे निकला समझ में आ रहा है? जी इफेक्टिव, हमने सीडो फोर्स नीचे लगाई ma, जी नीचे था, तो अब की बार नीचे की तरफ कितनी फोर्स हो गई? एक तो mg और एक ma,
तो नीचे की तरफ जी इफेक्टिव दिखाई पड़ रहा है, कितना हो गया टोटल जी प्लस ए, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। क्लियर है? आगे दिखाएं और जी इफेक्टिव का कंसेप्ट। चलो कुछ रटो नहीं, बस ये समझ लो कि नेट आपको जी देखना है। जी इफेक्टिव टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया था, है ना, जल्दी जल्दी ऑसिलेशन हो रहे थे। अब जरा इसमें बताओ, सवाल कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। जैसे मान लो हमसे बोलता है ये यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है ट्यून इस लिफ्ट के अंदर, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से। हमसे पूछा आप बताओ टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मल सिचुएशन से डिक्रीज की इंक्रीज निकाला जाए। चलो इसको बाहर निकाल लो पेंडुलम को। इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी mg, और ऊपर की तरफ सीडो लगेगा इस बार ma। बाई सीडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है एक्सटर्नल एक्सेलरेशन के। अब यहां से देखो इसका जी इफेक्टिव कितना दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है g माइनस ए। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन g माइनस ए। अब ये डिक्रीज कर गया है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अब धीमे धीमे ऑसिलेशन होगा। क्यों धीमे धीमे होगा? तो आप देखो ना कि मतलब एक फोर्स अपोज कर रही है, वापस नहीं लाने देना चाह रही। ओवरऑल जी की वैल्यू कम हो गई, जी ज्यादा होता जल्दी वापस आता, तो टाइम पीरियड जल्दी आता, मतलब छोटा आता। टाइम पीरियड बढ़ गया है। मैं तेज बोल रहा हूं क्या? बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। अभी तो लाइव सेशन तो है नहीं हमारा, लाइव सेशन कर करा चलेगा। mg नीचे ma ऊपर, तो हमने कहा जी की इफेक्टिव वैल्यू कम हो गई, जी की इफेक्टिव वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब देर देर में मोशन हो रहा है। चलो इसको मैं फील कराता हूं और अच्छे से, बहुत प्यार से। ये जी ही है जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहा है। जी की वैल्यू जितनी छोटे करते जाओगे ऑसिलेशन उतना धीमा होता जाएगा। यहां पे जी की वैल्यू देखो कम हो गई क्योंकि ma ऊपर लग गया, ऑसिलेशन धीमा पड़ गया। जी की वैल्यू कम हुई, ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या हो गया ज्यादा, मतलब ऑसिलेशन धीमा हो गया। इसको फील करने का ये सवाल है, जरा देखो तुमको मजा आ जाएगा। ये पेंडुलम है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी है। अब इसका टाइम पीरियड बताओ। करो भाई, कर भाई सवाल, कर भाई सवाल, इसका टाइम पीरियड बता, बता भाई टाइम पीरियड। तो मैंने इस पेंडुलम को बाहर बनाया, बाहर बना के इस पे मैंने फोर्स दिखाया नीचे की तरफ mg, और ये एक्सेलरेशन पलट के ऊपर लग जाएगा ma। तो g इफेक्टिव का वैल्यू होगा सर g माइनस ए, क्योंकि a g के बराबर है तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन या नेट जी इफेक्टिव 0 आएगा। नेट जी इफेक्टिव 0 आने के बाद सर जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन करीब करीब 0, यानी ये आंसर करीब करीब इंफिनिटी, करीब करीब 0, ये आंसर करीब करीब इंफिनिटी, या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं अगर एग्जैक्टली 0 है तो। जो भी बोलो मैं समझा ले जाऊंगा तुम कहोगे सर वो 0 है कि नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। एनीवेज इस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ? या कई लोग इंफिनिटी कह रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही चीज है। टाइम पीरियड नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, इसका मतलब जी इफेक्टिव समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं, ऊपर बनाया, अभी और दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एसएचएम हो ही नहीं रहा, ये ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा। अरे कहां हो रहा है ऑसिलेशन, कहां हो रहा है ऑसिलेशन? टाइम पीरियड इनफाइनाइट, अपनी पोजीशन पर वापस कब आएगा? इनफाइनाइट टाइम बाद, मतलब कभी नहीं आएगा, जहां है वहीं रहेगा। समझो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, नीचे भी mg ऊपर भी mg, a की वैल्यू g है ना, दिस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस। इसमें तुम पेंडुलम को थोड़ा सा ऑसिलेट करके छोड़ोगे तो वापस नहीं आएगा। क्यों आएगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कोई नीचे खींच ही नहीं रहा। तुमने पेंडुलम को उठा के ऐसे करके छोड़ा, वो ऐसा ऐसा टंगा रहेगा, तुमने उठा के यहां छोड़ा ऐसा टंगा रहेगा, तुमने उठा के यहां छोड़ा ऐसा, दिख रहा है उसमें कैमरे भी नहीं, यहां से उठा के छोड़ा ये टंगा रहेगा। समझ में आई बात? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब इसका टाइम पीरियड नॉट डिफाइंड। तो मैं यही बता रहा हूं, वो जी ही है जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहा है, ये है ना। आप नीचे एक्सेलरेशन लगाते हो, सीडो ऊपर जाता है, जी कम हो जाता है, जी कम होने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, धीमा ऑसिलेशन हो जाता है। और एक्सेलरेशन बढ़ाओगे और धीमा, और करोगे और धीमा, और करोगे और खत्म ऑसिलेशन। फील हो गया?
जी की वैल्यू जितनी घटाते जाओगे ऑसिलेशन कम होते 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 खत्म। इसमें देखो टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब धीमी धीमी ऑसिलेशन। खैर ये सब तो बातें हैं और बातों का कोई एंड नहीं है, पर जेई 2005 में आए हुए सवाल का एक अंत है और अंत है उसका आंसर। तो IIT 2005 JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने हमसे एक बहुत ही घटिया सवाल कहा। उन्होंने कहा हमारे पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड उन्होंने बोला T1 है। उन्होंने बोला जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो मूव कर रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन एज kt स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। k की वैल्यू 1 है, इन शॉर्ट k की वैल्यू 1 है और t टाइम है, t इज टाइम। तो उन्होंने बताया जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो अचानक से ऊपर की तरफ चलने लगा। कैसे? y इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर से। कैसे? y इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर से। y उसका डिस्प्लेसमेंट है। हमसे कहा ऐसा करने के बाद जो न्यू टाइम पीरियड है वो है साहब t2, और जेई ने हमसे पूछा द रेशियो ऑफ t1 स्क्वायर टू t2 स्क्वायर इज, ऑप्शन दिए A B C D। ऑप्शन था 5/6, 6/5, 1, 1/2, ये थे ऑप्शन। ट्राई करें, एक बार ट्राई करें खुद से। एक्सक्लेरेशन ना देके डिस्प्लेसमेंट दिया, उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सक्लेरेशन मिल जाएगा। लो हमने आंसर भी तुमको बता दिया। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमसे। पहले बोला सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड T1 है, तो T1 की वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। सिंपल पेंडुलम, सिंपल सिचुएशन। फिर बोला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मूव अपवर्ड कर दिया, y इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है तो वेलोसिटी की निकालो, फिर एक्सेलरेशन की निकालो। तो y इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी हो जाएगा dy बाई dt, तो 2kt स्क्वायर, सही है। और k की वैल्यू कितनी है? 1 रख दिया जाए, 2t स्क्वायर, सही है। यहां से t स्क्वायर कहां से आ रहा है? डिफरेंशिएट भी गलत कर रहा हूं, कितनी रात हो गई है? 2kt और k की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो 2t, ठीक है। अच्छा हो गई गलती, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूं, पर आज भी उसे अपनी जान मानता हूं। छोड़ दो जान मानना, चलो कुछ होना नहीं है, पढ़ लो। A इज इक्वल्स टू dv बाई dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, यानी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो भी पेंडुलम है वो ऊपर भाग रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले ये तो मतलब हुआ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, the point of suspension is moving upward with an acceleration, अब वो acceleration with a displacement, जिसकी वजह से y की ये इक्वेशन है तो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली, dy by dt, acceleration निकाल लिया। नहीं आ रहा, टफ लग रहा, समझ में आया? y दे रखा था acceleration की जगह, मूविंग अपवर्ड दिया, y दिया, डिफरेंशिएट करके देख लिया। अभी यही acceleration 0 आ जाता, मान लो acceleration 0 आ जाता डिफरेंशिएट करते करते, तो टाइम पीरियड वही रहता t2 भी, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। रेशियो हो जाता है इन दोनों का 1, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लो y इज इक्वल्स टू kt होता, y इज इक्वल्स टू kt होता, तो जब डिफरेंशिएट करते तो पहली बार आता k, अगली बार आता 0 डिफरेंशिएशन, है ना? तो हो सकता है एक्सेलरेशन 0। खैर अब यहां पे इस पेंडुलम को बाहर निकालूंगा, बाहर निकाला, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ फोर्स ma। बोलो सही है? नीचे की तरफ फोर्स mg और सॉरी ये भी नीचे लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स mg और सीडो भी नीचे लगेगी, नीचे की तरफ ma। बोलो सही है? जब इसको मैं लगाऊंगा इसके ऊपर सीडो तो किधर लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में नीचे, और mg भी नीचे, तो g इफेक्टिव कितना हो गया? g प्लस a, g प्लस a, तो सेकेंड केस का g इफेक्टिव g प्लस a। तो t2 भी आप निकाल सकते हो। आप t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट L बाई जी प्लस ए।
बोलो क्लियर है। अब आपको रेशियो चाहिए T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, तो T1 बाई T2 का रेशियो देख लो पहले। T1 बाई T2, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एल कैंसिल हो जाएगा, और G से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आएगा अंडर रूट G प्लस ए बाई जी। बोले ये आएगा T1 बाई T2, 2 पाई कैंसिल, रूट एल कैंसिल, T1 का G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो ये नीचे आया, और T2 का G प्लस ए ऊपर गया, यही आएगा। अच्छा, G की वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो अंडर रूट 10 प्लस 2 बाई 10, तो ये हो गया अंडर रूट 12 बाई 10, यानी 2 6 12 2 5, 6/5। इसका स्क्वायर करोगे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है। बोलिए आया। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन ना बता के उन्होंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, वहां से आपने वेलोसिटी निकाल ली, उससे एक्सेलरेशन निकाल लिया। ऊपर की तरफ था, सीडो फोर्स नीचे लगी है में, जी भी नीचे, जी इफेक्टिव जी प्लस है, नया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस है। T1 बाई T2 किया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, फिर T1 का रूट जी नीचे रह जाएगा, T2 का ये ऊपर चला आया, फिर वैल्यू। क्लियर है, आसान है, बहुत बढ़िया, मिटा दें, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे देखें, आगे देखें, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, और इसमें मैं बैठा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मैं हमेशा ट्रॉली में बैठाता हूं, और ये कैसे बैठा हुआ है ऐसे, स्टीयरिंग कहां है, ये रही, हाँ, और इस कार में एक पेंडुलम लटक रहा है। ये कार ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रही है। हमसे पूछा व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, लेंथ एल है, मास एम है, बाकी सब सेम चीजें हैं। ए एक्सेलरेशन से कार आगे जा रही, तो भाई साहब टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, यही होगा। अब जी इफेक्टिव क्या होगा इसमें, अब देखो यहां पे सोचना पड़ेगा, पहले इस पेंडुलम को बाहर बनाओ, सुनो सुनो आराम सुनो, कोई टेंशन नहीं है, इसको बाहर बनाओ, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg और सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी ma। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, mg और ma का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते। देखो हर बार कर यही रहते, रिजल्टेंट निकाल लेते। पहले क्या हो रहा था, या तो इसके साथ आ जा रहा था ma, या तो इसके खिलाफ आ जा रहा था, साथ आ रहा था, ऐड करे थे, खिलाफ आ रहा था माइनस। अब ये 90 डिग्री पे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जी इफेक्टिव यहां से कितना होगा बोलो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो सही है। एम हटा दूं, समझ में आ गई कहानी, एम क्यों हटा दिया, लॉजिक समझ में आ रहा है। नीचे जी और ये सीडो फोर्स पीछे लगी एम ए, नीचे एम जी, मैंने यहां से भी एम हटाया, यहां से एम हटाया, ये होगा इसका रिजल्टेंट जी। जी इफेक्टिव है क्या, रिजल्टेंट जी। पहले जी भी नीचे, एम ए भी नीचे ऐड हुआ, अपोजिट में था सब्ट्रैक्ट हुआ, अब सीडो लगाने के बाद ये 90 डिग्री पे तो ऐसे डाल दिया, रिजल्टेंट निकालना है। तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी इफेक्टिव का वैल्यू नहीं, ये होगा ऐसे लिखोगे 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो क्लियर है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो हमसे बोलता है कि कोई कार है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, ये कोई कार है, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन कर रही है, और इस कार के अंदर एक पेंडुलम टंगा हुआ है। ये कार आर रेडियस में इस टाइम v वेलोसिटी से भाग रही है, और इसके अंदर एक पेंडुलम टंगा है, उसका टाइम पीरियड बताइए, जरा सोचिए। इसके अंदर एक पेंडुलम टंगा है, ऐसे मान लो इस कार के अंदर, ठीक है। इस पेंडुलम पे एक फोर्स नीचे की तरफ mg, कार सर्कुलर मोशन कर रही तो इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, कितना होगा v² बाई आर। अब
पेंडुलम कार के अंदर है यानी नॉन नेचुरल फ्रेम पे, तो उस पे लगेगी सीडो फोर्स, यानी इस तरफ MAC, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप कहते हो ना। यहां की तो सीडो फोर्स भी डिफाइंड होती है ना सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीफ्यूगल। तो बाहर की तरफ लगेगी सीडो फोर्स MAC। यहां पे भी जी इफेक्टिव निकालना आपके लिए बहुत आसान है, ये आएगा जी इफेक्टिव, M हटा दो, यहां से निकाल लोगे, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब टाइम पीरियड निकालना आपके लिए बच्चों का खेल, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की जगह जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये होगा ना 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू निकाल लेना, ए की वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर, यहां पुट कर तो चाहो तो T इज इक्वल्स टू, मतलब सब तो रखने की बात है, अंडर रूट L अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो सही है, ए स्क्वायर v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2। समझ में आ रहा है जी इफेक्टिव का कंसेप्ट। अब जरा इसी में एक बढ़िया एक और सवाल देख लो जी इफेक्टिव पे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक इंक्लाइन है और इस इंक्लाइन के ऊपर एक कार्ट है, अरे यार 2 मिनट करीब करीब, चलिए अब देख, दो 30, चलिए अब देखते हैं इसी जी इफेक्टिव के कंसेप्ट का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल। मान लीजिए यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल थीटा है और इसके ऊपर एक कार्ट व्हील है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ही मान लो जो कि व्हील लगी है जिसके नीचे, और ये फिसलता हुआ नीचे गिर रहा है। बच्चों जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी a इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। सबको ये चीज पता है, कोई ब्लॉक जब इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आता है तो फोर्स लगती है mg साइन थीटा और एक्सेलरेशन हो जाएगी g साइन थीटा। इसके अंदर एक पेंडुलम हमने लटका रखा है और हमसे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्राई करिए इसको अपने से एक बार। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहा है, ABCD 2 पाई अंडर रूट L बाई जी साइन थीटा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी कॉस थीटा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी टैन थीटा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी सेक थीटा। ट्राई करें इसको खुद से एक बार, ठीक है, ठीक है। अच्छा कर लिया ट्राई, मैं सॉल्व करूं 1 2 3 4 5, मैं सॉल्व करूं, ओके। तो हमें जी इफेक्टिव नीचे रखना होता है, डेफिनेटली जी इफेक्टिव यहां कुछ जी से अलग होगा। मैं इसको बाहर बनाता हूं, ये बनाया पेंडुलम, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ mg, और इस पे बच्चों सूडो फोर्स ऐसे लगेगी, देखो ma, ए इधर है तो ma, और ये है एक्चुअल mg, यानी आपको mg और ma का रिजल्टेंट निकालना है। mg और ma का रिजल्टेंट, क्या मैं दोनों में से m हटा सकता हूं? बिल्कुल, एक्चुअल तो हमें एक्सेलरेशन की बातें करनी है, तो g और a का रिजल्टेंट निकालना है हमको, ध्यान से, g और a का रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। अच्छा कैसे निकलेगा, इसको मैं यहां आगे बढ़ाता हूं, यानी मैंने इसको आगे बढ़ाया, ध्यान से देखिए, एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और यहां से अगर मैं ऐसे एक बना लूं लाइन, तो दिस एंगल विल बी थीटा। बोलो क्लियर है? देखो ये लाइन को मैंने आगे बढ़ाया नीचे, ये देखो इसको आगे बढ़ा रहा, और ये यहां बढ़ाया, ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, इसके और इसके बीच में 90 माइनस थीटा। फिर मैंने ऐसे एक लाइन बना ली, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो इधर कंपोनेंट आएगा g
कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा जी साइन थीटा। बोलो सही है। आपको रिजल्टेंट चाहिए जी और ए का, तो मैंने जी के दो कंपोनेंट किए, जी के इधर कंपोनेंट जी साइन थीटा, जी के इधर कंपोनेंट जी कॉस थीटा। व्हाट यू एक्चुअली वांट इज जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कैसे आएगा, नेट जी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट जी प्लस ए। ए भी कौन सा लोगे, सूडो वाला लगाने के बाद वाला, ये नहीं कि बाहर वाले ए को ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। अगर एम ए ऐड कर देते हैं अभी आंसर गलत हो जाता। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कई किताब में जी इफेक्टिव को, मेरी बात सुनो, कई किताब में और कई टीचर्स के नोट में जी इफेक्टिव वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए लिखा है, तो उनका मतलब है सीधा सीधा ए को माइनस कर दो जो ए दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, मैं फील दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पहले सूडो लगाओ, फिर देखो इस ब्लॉक पे टोटल कितना एक्सेलरेशन, एक जी है और एक ए है, दोनों का रिजल्टेंट निकालो, पहले सूडो लगाओ। बता रहा हूं ये बात, कई लोग अभी भी कमेंट कर देंगे। खैर कि मेरे स्कूल में, मेरी कोचिंग में अलग पढ़ा है, नहीं अलग नहीं पढ़ा है, वो सीधा सीधा एक्सेलरेशन कह रहा है माइनस कर दो ये वाली, मैं कह रहा हूं सूडो लगाओ और ऐड कर दो। खैर तो इस जी और ए को ऐड करना है, जी के कंपोनेंट किए मैंने, इधर जी कॉस थीटा इधर जी साइन थीटा। क्या मैं जी को हटा दूं अब यहां से, ओके। इस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है जी साइन थीटा ही, यानी ये और ये तो कट गया, तो ओवरऑल लास्ट में बचा क्या, जी कॉस थीटा। तो इन दोनों का आंसर आ रहा है जी कॉस थीटा। तो फाइनली 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा। ध्यान से देखो, इस जी को जब तोड़ोगे तो इधर आएगा जी कॉस थीटा, इधर आएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जी कॉस थीटा। क्लियर है। यही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था ईयर 2000 में, सन 2000 में आईआईटी जेईई में सवाल आया था कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक व्हीकल जा रही है, उस व्हीकल में एक पेंडुलम लटका है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। उन्होंने बोला था इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा, अल्फा होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। तो यहां पेंडुलम वाली कहानी में इतनी ही बात। अब पेंडुलम में एक सवाल और आता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड हीट करने पे बढ़ेगा कि घटेगा, टाइम का लॉस होगा कि टाइम का गेन होगा। जैसे पेंडुलम को हमने हीट कर दिया, पेंडुलम के वायर को, अब किसी चीज को हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा, तो उसका वायर खिंच जाएगा। पेंडुलम के वायर को हीट कर दो, मान लो टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ गया, एक इस तरह का सवाल बनता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर एक्सपैंड करेगा, वायर एक्सपैंड करेगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो एक इस तरह के सवाल बनते हैं, तो इसको मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको ये सवाल देखने हैं तो आपको YouTube पे टाइप करना होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 02, और उस लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड आप पहुंचेंगे जब, तो वहां मैंने एप्लीकेशंस बताए थर्मल प्रॉपर्टी के, उसमें मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया है टाइम पीरियड वाला। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।